हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, सो थोड़ा सीरियस हो जाइए। और प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे आपने तो पहले जाकर वो देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आया ना तो आप छोड़ के नहीं होने वाले, इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया। हाँ, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं राज्य स्तर पर शासन, और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के कार्य और मंत्रिपरिषद के साथ राज्यपाल की भूमिका बता चुका हूँ। तो अब हम करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, उनके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी भी देश के लिए एक PM की पावर और किसी भी स्टेट के लिए एक CM की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके सामने कोई नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था कि राज्यपाल जो है वही मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और यद्यपि उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, किसी भी CM का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री तथा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियुक्ति के तारीख से 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर केजरीवाल साहब है ना, अगर वो किसी को CM बनाना चाहें तो वो CM बना सकते हैं, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उसने किसी न किसी चुनाव को जीतकर किसी क्षेत्र से कम उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी को पार किया होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। अमित शाह थे। ठीक है, सो अमित शाह साहब ने क्या किया, उनको गृह मंत्री बनना था। अब गृह मंत्री के लिए पिछली बार 2014 में जब था तो उस समय उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, तो अब वो डायरेक्ट तो गृह मंत्री बन नहीं सकते थे। तो उन्होंने 2019 के चुनाव में हमने क्या देखा कि 2019 में उन्होंने गांधीनगर से जीता चुनाव और उसके बाद वो गृह मंत्री बने। ठीक है, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं एक जगह से, एक क्षेत्र से क्या कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए हकदार। समझ में आ गया आपको। तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के साथ भी यही है कि अगर मुख्यमंत्री बनता है कोई भी, तो उससे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसे एक स्टेट मतलब एक जगह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के और भी विभाग क्या होते हैं, आवंटन बांटे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो होते हैं ना वो साथ में बैठते हैं और फिर बताते हैं कि सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य मंत्री बना दो, ठीक है, मनीष सिसोदिया को एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री बना दो, तो ये केजरीवाल साहब की क्या है, उनके सलाह के कारण ही वो ऐसे मंत्री बने। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्य। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य की बात करूं तो आपको बस एक चीज़ सबसे पहले याद करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री हर काम को लेकर जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अगर अच्छे काम कर रहा है तो उनकी प्रशंसा की जाएगी, अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उनकी आलोचना भी की जाएगी, यानी उनकी बुराई भी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए केजरीवाल साहब को बुरा बोला जाएगा, और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है स्कूल, तो ये सब कुछ क्या है, ये केजरीवाल साहब की प्रशंसा भी होगी और केजरीवाल साहब की बुराइयाँ भी होगी। समझ में आ गया आपको कि एक CM ही होता है जो स्टेट की पूरी पावर अपने हैंड में रखता है, अपने हाथ में रखता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कार्य अलग है। देखिए कौन कौन से कार्य है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों का आवंटन मुख्यमंत्री कराता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा अलग अलग कामकाज उन्हें सौंपता है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि सबको अलग अलग काम दे दिया, उसके बाद फिर सब में समन्वय भी बैठाना। समन्वय इन द सेंस कि सब में एक तालमेल होना चाहिए कि तुरंत सवाल करे कि भाई हाँ, तो शिक्षा में क्या कार्य चल रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या कार्य चल रहा है, और ये CM को भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर स्वास्थ्य का कोई काम हो रहा है तो ये चीज़ केजरीवाल को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एजुकेशन का कोई काम हो रहा है तो केजरीवाल साहब को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वो CM है, वो एक फेस है दिल्ली का। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन और राज्य विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो जो भी कार्य करेंगे उसमें मार्गदर्शक कौन होंगे, CM साहब होंगे। ठीक है, अगर सत्येंद्र जैन अगर हॉस्पिटल के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो किसके गाइडेंस में करेंगे, वो CM केजरीवाल के गाइडेंस में करेंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच वो एकमात्र कड़ी होता है, वह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के लिए प्रस्तावों से राज्यपाल से अवगत कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर
एजुकेशन के बारे में या हेल्थ के बारे में अगर राज्यपाल को जानना है तो वो डायरेक्ट जाके सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया से बात नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जाके बात करेंगे केजरीवाल साहब से कि भैया क्या चल रहा है बताओ उनको। तो केजरीवाल साहब सबसे रिपोर्ट मांगेंगे और वो रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष क्या करेंगे, वो पेश करेंगे। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिस पर किसी मंत्री पर कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्री परिषद के विचाराधीन हो तो मंत्री परिषद के सामने दोबारा प्रस्तुत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल राज्यपाल के पास कोई वो गया, ठीक है, राज्यपाल के पास कोई बिल आया और ये सारे मंत्री परिषद ने मिलकर वो बिल भेजा है और वो फिर बोलते हैं कि चलो भाई वापस इसको एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो, क्या पता आपने गलत तरीके से भेज दिया हो। तो जब वापस बात की जाएगी ना तो केजरीवाल साहब देखेंगे और केजरीवाल साहब ही इसका फैसला करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो सारे फैसले भी केजरीवाल साहब ही करेंगे। अगर पुनर्फैसला है तो वो भी वो करेंगे और अगर अंतिम फैसला है तो भी वो ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मुख्यमंत्री की स्थिति देखते हैं कैसी है किसी भी राज्य में। देखिए, मुख्यमंत्री की स्थिति की बात करते हैं तो हम सबको पता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कार्य करने वाला प्रमुख जो होगा वो मुख्यमंत्री ही होगा। इसके अलावा क्या है, मुख्यमंत्री ही नीतियों का निर्माण करता है, उन्हें लागू करता है, मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन वही करता है। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तब होता है जब एक राजनीतिक दल के रूप में उसे विधानसभा में पूर्ण बहुमत हो। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि पूरा बहुमत उनको मिलना चाहिए। जैसे 70 सीट है उसमें 67 सीटें इनके पास है तो इनके पास पूरी बहुमत है। ठीक है, अगर यही पूरी बहुमत इनके पास ना होकर गठबंधन में चली जाती है, यानी कि आधा किसी और सरकार के पास होता, आधा इनके पास होता, तो क्या होता है कि दिल्ली खींचातानी में चली जाती। ठीक है, वो बोलते नहीं ये फैसले नहीं होने चाहिए, केजरीवाल साहब बोलते नहीं ये फैसले होने चाहिए। आप सोचिए कि अगर आने वाले इलेक्शन में जैसे गठबंधन की बातें चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में आना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या आपको लगता है कि दोनों साथ में आकर काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केजरीवाल साहब के आने से पहले शीला दीक्षित हमारी सीएम थी, जो कि कौन थी, कांग्रेसी थी। ठीक है, कांग्रेस की एक सीएम थी। अब एक बात बताइए, अगर साथ में काम करना था तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, अब क्यों साथ में काम कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दोनों के विचार अभी भी साथ में नहीं आ पाएंगे। वो अलग बात है कि किसी को हराने के लिए दोनों साथ में आ सकते हैं, मगर दोनों के विचार पहले भी साथ नहीं थे और अब भी साथ नहीं है। ठीक है, मजबूरी में साथ आ रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, तो वही आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो स्टेट में है, अगर कहीं गठबंधन की सरकार गलती से बनती है तो वो सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है, क्योंकि दोनों के बीच में ईगो क्लैश आ जाते हैं और भी चीज़ें आने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है, उसमें भूमिका गठबंधन के अन्य भागीदारों के बीच में खींचतान हो जाता है। ठीक है, दबाव के कारण प्रतिबिंबित हो जाता है। यदि सदन में बहुमत नहीं मिल पाता तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ निर्दलीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा भी मुख्यमंत्री दबाव महसूस करने लगते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया कि दो दलों के साथ एक मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जानिएगा राज्य विधायिका दो तरह की होती है। कहीं पे 2 सदनीय राज्य विधायिका होती है, कहीं पे 1 सदनीय राज्य विधायिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल के अंडर में, ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री कहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर सारे मंत्री आते हैं, फैसले लेते हैं, बिल बनाते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, अब वही सेम स्टेट के अंदर भी होता है। मंत्री परिषदों के लिए, यानी मंत्रियों के लिए एक परिषद होता है जिसे हम कहते हैं राज्य विधानसभा। ठीक है, ये 2 तरह की ऐसे होती है, जैसे कि कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे 2 विधानसभाएं हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा है जिससे 1 है। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में 1 विधायिका तो होगी, प्रत्येक राज्य में 1 विधायिका है ही। और मगर आप जब कर्नाटका में देखते हैं तो कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है 2 है। ठीक है, अब देखिए अब 2 कैसे होती है। अधिकांश राज्यों में विधायिका 1 सदनीय है, अर्थात वहाँ एक ही सदन है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, विधायिका का। इसके अलावा 1 सदनीय विधायिका में विधानसभा होती है और 2 सदनीय विधायिका में एक विधानसभा तो होती है और साथ में निम्न सदन और दूसरा विधान परिषद होती है। ठीक है, एक तो देखिए पहले तो आप ये मानिएगा कि ये जो विधायिका है ये तो सब में होगी, 1 सदन विधायिका तो सब में होगी, मगर जहाँ पे 2 सदनीय विधायिका है उसमें एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। समझ में आ गया आपको, एक क्या है विधायिका है और दूसरा क्या है विधान परिषद है। समझ में आ गया आपको। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे दोनों हैं। ठीक है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि इन 4 स्टेट में से किसमें 2 सदनीय विधायिका नहीं है, 4 स्टेट में किसमें विधानसभा 2 है।
ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। चलिए देखते कौन से में। सबसे पहले तो देखिए बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे 2-2 विधानमंडल है। ठीक है, बाकी सभी राज्यों में एक विधानसभा है, मगर ये 5 राज्य जो मैंने बोले इसमें आपको द्विसदनीय विधानसभा देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है। देखिए आपको मैं बताऊं कि वास्तविक विधायिका जो होती है ना वो विधानसभा में ही देखने को मिलती है राज्य की। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कहीं पे द्विसदनीय विधायिका है, उसकी तो बात बाद में करेंगे। पहले ये याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में 500 सदस्य से अधिक और 60 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी विधानसभा में 60 मेंबर होने ही होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गए, यहाँ पे ये राज्य इतने छोटे हैं कि यहाँ पे 60 से कम सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 सदस्यों से कम देखने को मिलते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो उस समुदाय से एक सदस्य को सदन में मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभा एक निर्वाचित सदन है। इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के लिए विधानसभा होती है और उनको आप चुनते हैं, वो चयनित लोग होते हैं जो कि वहाँ पे हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विधानसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 25 साल उसकी आयु होनी चाहिए, 25 से ऊपर। तीसरा है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, यानी कि उसका जो नाम है ना वो मतदाता सूची यानी वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए उसके पास। इसके बाद है कि किसी भी लाभ के पद पर पहले ना हो। अब बंदा आईएएस हो और आईएएस भी हो और साथ में वो कोशिश करें कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको। चलिए, और लास्ट है वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने अभी बताया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तब वो मंत्री परिषद का सही हकदार है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कि केजरीवाल साहब थे, पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पहले वो जॉब छोड़ी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही कह रहा हूँ मैं कि एक पद पे एक समय पे रह सकता है इंसान, 2 पद को साथ में संभाल नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का कार्यकाल पहले भी भंग कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि भाई नहीं चलना चाहिए तो बंद करवा सकता है। इसी तरह राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के समय संसद राज्य विधानसभा जो होती है ना उसके संसद के टाइम को टेन्योर को बढ़ा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और इसके अलावा किंतु एक बार वर्ष में 1 साल तक ही आप देख सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल तक ही आपने बोला कि भाई भंग कर दो, 1 साल तक कोई मंत्री परिषद में नहीं आएगा, कोई भी इस पार्लियामेंट में नहीं आएगा, अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, बट 1 साल से ज़्यादा समय तक आप मंत्री परिषद को रोक नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, विधानसभा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है। और ये कुछ स्टेट में है, 5 स्टेट में, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, चलिए देखिए राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, यानी कि जो उच्च सदन होता है उसे विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। ठीक है, और विधानसभा हर स्टेट में होती है मगर विधान परिषद 5 स्टेट में। समझ में आ गया। चलिए, तो इसकी सदस्य संख्या जो है वो राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी विधानसभा में 180 मेंबर है, ठीक है, तो 180 मेंबर के 180 मेंबर है तो उसका 1/3, ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 सीट तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, 60 सीट से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने 40 एक लिमिट तय कर रखी है कि 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 36 सदस्य हैं। ठीक है, और ये एक अपवाद है। ठीक है, अब इसमें कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। चलिए देखते हैं कि मनोनीत कैसे होते हैं और निर्वाचित कैसे होते हैं। ठीक है, विधान परिषद की संरचना निम्न रूप से की जाती है। पहला तो 1/3 सदस्य जो होता है ना वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय पदाधिकारियों से ली जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऑफिसर्स जो होते हैं उनको 1/3 ये नियुक्ति करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 लोग हैं
तो 60 में से 20 लोग जो होंगे ना वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में से ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा 20 लोग जो होंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यानी विधानसभा के सदस्यों को लगता है कि भैया ये 20 लोग विधान परिषद में जाने चाहिए, तो वो विधान परिषद में जाएंगे। और इसके अलावा 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले लोग होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष के लिए आगे काम करे उस क्षेत्र में। ठीक है, तथा निर्वाचित किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में होंगे, शिक्षण का काम कर रहे होंगे, तो उनको भी ये लोग क्या करते हैं, उसमें विधान परिषद में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 1/6 होता है वो सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया विधान परिषद की नियुक्ति कैसे की जाती है, विधान परिषद में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसलिए ये भंग नहीं होती है क्योंकि इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में इसका 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि 1/3 लोगों को हर 2 वर्ष में हटा दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 लोग हैं तो 60 में से 20 लोगों की हर 2 साल के अंदर दोबारा चुनाव किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है कि पुनः चुने जाने के लिए भी योग्य होते हैं इसके अंदर लोग, और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता कम से कम क्या है 25 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य विधानसभा की बैठकें कम से कम 2 बार होनी चाहिए एक साल में। 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप नवंबर में करेंगे, नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा बैठक करनी पड़ेगी। ठीक है, विधान परिषद में। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष विधान परिषद और विधान परिषद उपाध्यक्ष आदि का चुनाव करती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। दोनों सदनों का कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा संपादित किया जाता है, जो कि सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था भी बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों के अंदर कार्य संबंधित जो चीज़ होती है ना वो अधिकारियों द्वारा की जाती है ताकि इसमें अनुशासन और शांति व्यवस्था बनी रहे। समझ में आ गया। अब हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए राज्य विधायिका के कार्य हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।